चलो, कल अपना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कथन निष्कर्ष। इसमें कथन के निष्कर्ष और धारणा वाले जो क्वेश्चन थे वो स्पेशली कल की क्लास में देखे थे हमने। निष्कर्ष धारणा के बाद में अब हम देखेंगे इसमें कार्रवाई वाले प्रश्न, तर्क वाले प्रश्न और प्रभाव वाले प्रश्न। कथन में अगर कार्रवाई यदि लिखी हुई है तो कथन के अंदर कोई समस्या होती है जनरली। जैसे मान लो अगर ये है कथन कार्रवाई का प्रश्न, यहां कथन में लिखा है कि तेज गति से जाने वाले वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में हाईवे की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो यदि हाईवे को जब जाम किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, तो वहां पर उस जाम को हटाने के लिए किस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई जो सेकंड है कि पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर और मौके पर पुलिस कार्मिक तैनात करके भीड़ की भावनाओं को शांत करना चाहिए, यही चीज की जाती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी चाहिए, ये यहां पर कार्रवाई गलत है। अब ये कार्रवाई सही कब हो जाएगी, जब यदि यहां पर ये लिखा हो कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के उपद्रव कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान जहां हो रहा हो, तो वहां यदि इस तरह की अगर उग्र कार्रवाई होगी, उग्र यदि घटना होगी, तो फिर कार्रवाई भी फिर उस तरह की होगी। तो डिपेंड करता है कि ऊपर कथन में समस्या कैसी है, उसी अनुसार कार्रवाई होगी। अब बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन लेते हैं जो पिछले महीने भर के अंदर 10 दिन के अंदर पेपर हुए, उनमें भी पूछी गई हो। ये वाला क्वेश्चन एलपी के एग्जाम से। प्रमुख थोक बाजारों में कमी की रिपोर्ट के कारण पिछले सप्ताह से देश भर में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कभी आता है टमाटर की बढ़ रही हैं, प्याज की बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की बढ़ रही है। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा अपने आप सॉल्व है। कार्रवाई, सरकार को कमी के कारणों की जांच के लिए तत्काल जांच करानी चाहिए कि अगर किसी चीज की कमी हो रही है जिस वजह से कीमतें बढ़ती हैं, तो कमी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार ये होता है कि बाजार में स्टॉक कर लिया जाता है, चीजों का रोक लिया जाता है, बड़े स्तर पे चीजों को रोक लिया जाता है गोदामों में, तो उनके लिए जांच भी करनी पड़ती है, पकड़ में भी आती है चीजें। तो पहली कार्रवाई आपने पढ़ ली, सरकार को कमी के कारणों की जांच के लिए तत्काल जांच करानी चाहिए कि भाई अचानक स्टॉक कम कैसे हो रहा है इतना। दूसरी चीज, सरकार को गेहूं की आपूर्ति बहाल होने तक नागरिकों को रियायती दरों पर तेल उपलब्ध कराना चाहिए। अब मान लो आप इस एग्जाम में बैठे तो आप तो बताओ क्या उत्तर लगाओगे, बस वो आपका सही जाएगा। यही उत्तर आंसर शीट पर दिया हुआ था कि पहली वाली बात सही है कि यदि इस तरह की समस्या सामने आई कि गेहूं की कमी हो रही है और जिसकी वजह से जो है कीमतें तो फिर बढ़नी है, चीज की कमी होती है, तो सरकार को कमी के कारणों की जांच के लिए तत्काल जांच करानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है, सामान्य कार्रवाई है। इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई हम देखते हैं और उसी चीज को हमें सही करना है। मगर यहां पर हम कहते हैं कि वही वाली बात जो कल हमने बोली थी, मुद्दा चल रहा है गेहूं की कमी का, आपूर्ति ये किसकी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत बात है ये। तो पहला वाला इसके अंदर जो कार्रवाई थी वो इसके अंदर राइट थी। इस वाले प्रश्न को देखते हैं। आरएस परीक्षा 2018, कंपनी की नई भर्ती नीति आई है जिसके विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ नियम चेंज हो जाते हैं, डॉक्टर हड़ताल पर उतर जाते हैं, कर्मचारी हड़ताल पर उतर जाते हैं। नई भर्ती नीति के खिलाफ के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपने क्या देखा न्यूज़पेपरों के अंदर कि जब सरकार के खिलाफ, किसी नई भर्ती नीति के खिलाफ कोई कर्मचारी अगर हड़ताल पे उतर जाते हैं तो सरकार क्या करती है वहां पे, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। कभी नहीं होता ऐसा।
आप देख लो कितने कानून के लिए महीनों तक जो है लड़ाइयां लड़ते रहे लोग बाग, कितने कानून वापिस हो गए। लास्ट ईयर या गहलोत की सरकार लास्ट में था, डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, कानून लाया गया था कि कोई भी यदि मरीज अगर इमरजेंसी स्थिति में आता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो वो जिस हॉस्पिटल में जा रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां से अगर रेफर भी करता है तो खुद की एम्बुलेंस में रेफर करेगा वो। अच्छा कानून था, नहीं आया डॉक्टरों को पसंद, क्लिनिकों को नहीं आया पसंद कि हम क्यों जिम्मेदारी लें, तो क्या तुरंत उस नीति को वापस ले लेते हैं? अगर इस तरीके से नीतियों को तुरंत वापस लिया जाए तो देश में कोई भी अच्छा कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नियम आप बनाओगे तो एक वर्ग उसके पक्ष में होगा, दूसरा वर्ग विपक्ष में होगा। तो कभी भी आप देखना जितने भी कानून पास होते हैं विरोध होते ही कभी वापस नहीं होते हैं, क्योंकि विरोध तो होना तय है। कोई भी नियम कानून जब जारी होते हैं तो उसके पक्ष में और विपक्ष में लोग होते हैं, तो विपक्ष देखते ही तुरंत वापस ले लिया जाए तो ये बात गलत है कि कंपनी को अब नई भर्ती नीति को तुरंत ही वापस ले लेना चाहिए कि विरोध हुआ तो वापस ले लो। ये चीज होती ही नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, चाहे अब तक की पिछली 10 घटनाओं को आप देख लेना या आगे भी आप देख लेना, तुरंत कभी वापस नहीं होता ऐसे। वो ये जरूर कहते हैं कि ठीक है इसके अंदर कुछ भी अगर अमिटमेंट अगर करना पड़ा, आपके 4 सदस्य भेज दीजिए, आपके नेता को भेज दीजिए, किसान नेता हैं चाहे कर्मचारियों के कोई नेता हैं, आप हमें बताएं, हमने भी सोच विचार करके चीजें बनाई, अगर उसमें कुछ कमी है तो आपके साथ मिल बैठ करके इसके अंदर कोई जो कमी है उसको हम दूर करेंगे। तो ज्यादातर तो बैठती है कमेटी, सदस्य बनते हैं उस कमेटी के अंदर। ये जनरली मैंने देखा है इस तरह का होता है और आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो पहले तो अपन ने जो कथन थी उस बात को मन में समझ लिया कि भाई क्या चीज है ये, कैसे होता है। तो पहली चीज इसके अंदर कि तुरंत ही वापस ले लेना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा दूसरा सही है गलत है? गलत है। ऐसा भी कभी नहीं होता कि विरोध पे उतर गए, हाँ धमकी सरकार के द्वारा दी जाती है कि निलंबित कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मगर आपने देखा होगा जल्दबाजी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद ऐसा कर दिया गया हो, नहीं होता है ऐसा। यहां दोनों की दोनों जो कार्रवाई है वो उचित नहीं है, तो आंसर इसके अंदर देंगे सेकंड वाला, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड कार्रवाई उचित है, दोनों ही उचित नहीं है। उचित कार्रवाई यहां पर होती कि एक कमेटी का गठन किया जाता, या फिर जो विपक्ष में लोग उतरे हैं उनके कुछ सदस्यों को बुला करके उस बारे में चर्चा की जाती। अगर ऐसी कोई कार्रवाई लिखी होती उसको हम राइट करते, क्योंकि ऐसा ही हमेशा और हमेशा होता है। एसएससी मेंस पेपर 2023, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां पाई गई, अचानक जांच की गई। तो सरकार को भी कई बार अपने डिपार्टमेंट के अंदर कमी पाई जाती हैं। तो अगर कमियां पाई गई तो अब क्या करना चाहिए हमें? तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। ये सही बात है कि टीम नियुक्त की जानी चाहिए, जांच करनी चाहिए उस चीज की कि जो त्रुटियां पाई गई इस डिपार्टमेंट के अंदर ये क्यों पाई गई, तो उसकी गहन जांच की जाए। तो तकनीकी टीम नियुक्त करनी चाहिए, सही बात है। अनियमितताओं में जो शामिल सभी कर्मचारी हैं इनको कारण स्पष्टीकरण नोटिस भी जारी करना चाहिए, ये भी सही बात है। एक मौका जरूर मिलता है, हमेशा मिलता है कि अगर ठीक है किसी पे आरोप लगे हैं तो आरोप यदि उन पर लगे हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट के अंदर त्रुटियां हैं, कमियां पाई गई है, तो उनको एक मौका तो देंगे बोलने का। हो सकता है कि जो कमियां हमें दिखाई दे रही हो उसके लिए वो कर्मचारी दोषी ना हो, ऊपर के कोई अधिकारी दोषी हो, परिस्थितियां दोषी हो, सिस्टम की कोई कमी हो और कोई पार्ट की कमी हो, तो हम कर्मचारियों को एक बार कारण स्पष्टीकरण नोटिस तो जारी करेंगे, पूछताछ तो करेंगे। यहाँ पर दोनों के दोनों जो कार्रवाई है वो उचित है और यही कार्रवाई इस तरह की जाती है इस तरह की समस्याओं पर। तो यहाँ पर आंसर है दोनों के दोनों ठीक है, यानी कि आंसर इसमें जाएगा ये वाला। और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ये एक और एएलपी के पेपर वाला क्वेश्चन ले लिया अपन ने। शिक्षक की अनेक चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। यहां पर इस शब्द पे गौर करना, क्योंकि इस शब्द के होने और नहीं होने से फर्क पड़ जाता है। एक बार नहीं
बार बार किसी विद्यार्थी को नकल करते हुए देखा जा रहा है, रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है। शिक्षक की अनेकों चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, तो अब क्या कार्रवाई करें भाई? अनेक बार हो रहा है, सब बार बार हो रहा है। तो विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या ऐसी कठोर कार्रवाई करें, नहीं करें? केवल विद्यार्थी के मन से सोच रहे हो क्या? जिंदगी खराब हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। मगर यहां पर एलपी के पेपर ने इसको सही माना है। आप सोचो ये सही क्यों है? टीचरों के हिसाब से नहीं, अपन उस हिसाब से देखेंगे जो वास्तविकता में सही होना चाहिए कि बार बार यदि नकल करते हुए पकड़ा गया तो ये बाकी विद्यार्थियों के लिए तो नुकसान है। आप जैसे पेपर दे रहे हो, आप तो टीप नहीं रहे, आप तो नहीं कर रहे, मगर आप देख रहे हो कि यार ये 4 विद्यार्थी जो है ना, ये लगातार बार बार कर रहे हो और इनको इसका भी फर्क नहीं पड़ रहा कि ये सामने जो अध्यापक है इसका भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस स्थिति में जब आप तैयारी करके बैठे होंगे ना, तो आपको वो 4 विद्यार्थी सही नहीं लगेंगे। अभी चाहे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा होगा, मगर यदि आप तैयारी करके बैठे हो और लगातार मेहनत कर रहे हो और एक है जिसको डायरेक्ट ही पूरी सहायता मिल रही है बिना मेहनत के, तो आपको वहां पर पसंद नहीं आएगा। तो यहां पर ये वाला बिल्कुल सही भी है, क्योंकि एक बार चेतावनी देना और अनेकों बार देना दोनों फर्क होता है। क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन पटवारी में भी आ रखा है, मगर उसमें अनेकों शब्द नहीं लिखा था। एक विद्यार्थी को नकल करते हुए देखा गया, तो वहां पर फिर सही उत्तर था कि उसके साथ समझाइश की जाए कि भाई ऐसा ना करें। एक बार है समझाइश ठीक है, मगर अनेकों बार है तो फिर ये कार्रवाई जो है ये उचित है और ये इसके अंदर सही भी माना है, जिसमें मेरे हिसाब से ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये क्यों कर दिया ऐसा। तो ये सही बात है, अनेकों बार लिखा था, इसलिए विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर दिया जाना चाहिए। कठोर कार्रवाई है, मगर उसके लिए रीजन है यहां पर ये वाला, अनेकों चेतावनी के बावजूद भी नहीं मान रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बाकी के अगली बार भी 40 तैयारी करके आएंगे पूरी। बोले होता तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकर के आते हैं फर्रा और सामने करेंगे, मना कर रहा है कोई बात नहीं, चेतावनी पे चेतावनी चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे गलत मैसेज आएगा उससे। तो यहां पर जो ये वाली कार्रवाई लिखी हुई है ये उचित कार्रवाई है और इसको उचित माना भी गया था। यहां पर आंसर शीट में शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी देकर के भी छोड़ देना चाहिए। क्या अनेक को तो दे ही दी उसमें, उसके बाद एक और दे दो चेतावनी, तो ये इसके अंदर गलत होगी यहां पे कार्रवाई। तो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, आंसर इसमें देंगे ये वाला। एक और प्रश्न ले लेते हैं इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपके लेटेस्ट बिल्कुल अभी 1.5-2 महीने के अंदर जो पेपर 1 में से है, और यही नहीं आपकी मर्जी जो क्वेश्चन ले लेना आप, क्योंकि अब मैंने आपको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन कार्रवाई की करा दिए, तो अब कोई सा क्वेश्चन उठा लाओ आप। प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को बिजली बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी जाती है, क्योंकि प्रत्येक माह की जो 15 तारीख होती है ना, वो बिजली बिल भुगतान की आखिरी तारीख होती है। तो आखिरी तारीख होती है तो काउंटर पे भीड़ ज्यादा देखी जाती है 15 और 14 तारीख को। अब बहुत अधिक भीड़ देखी जाती है, ये एक ग्राहक की समस्या मान लो आप। भुगतान में आ रही इस परेशानी को लेकर नागरिकों ने बिजली विभाग में कई बार शिकायत दर्ज कराई है कि भाई बहुत अधिक भीड़ होती है बिल काउंटर पे जमा कराने पे अगर, तो इस परेशानी को लेकर के, और ये कथन था, और बिजली विभाग में इसकी समस्याओं को दर्ज भी करवाया गया जो भी नागरिक थे उनके द्वारा। कार्रवाई फर्स्ट, बिजली विभाग को नागरिकों के लिए इसे ऐसा आसान बनाने के लिए प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को भुगतान जो संग्रह है उसके लिए अतिरिक्त काउंटर लगाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाई काउंटर जो लगे हुए हैं वो कम होंगे तो भीड़ ज्यादा है, अगर 2 की जगह 10 काउंटर होंगे तो वो भीड़ बढ़ जाएगी। तो इस समस्या के लिए ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो परफेक्ट है तो इसको राइट कर देते हैं। दूसरी बात है, बिजली विभाग को निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की जाने वाली पेनल्टी को बढ़ा देना चाहिए। ये गलत है, पेनल्टी बढ़ाओगे तो भीड़ जो है और ज्यादा उग्र हो जाएगी कि नहीं आज के आज जमा कराना है, नहीं तो कल तो पेनल्टी और ज्यादा है, तो वो भीड़ और जो है समस्या बढ़ा देगी वो। तो जो ऊपर समस्या थी उस समस्या के लिए ये ठीक है कि भुगतान जो संग्रह है उसके काउंटर की संख्या को अगर बढ़ा देंगे तो जो भीड़ है वो डिवाइड हो जाएगी उनमें।
और वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो इसके अंदर सही है। और इसका सही आंसर देने वाले जो इस पेपर को अटेंड करने वाले थे उनमें थे 54.80% स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया था। रेलवे टेक्नीशियन का जो अभी 10 दिन पहले पेपर लगा उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला उठाया अपन ने। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भी 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहने, कि भाई इतने सारे कर्मचारी रख रखे हैं फिर भी जो कार्यक्रम है वो सही तरीके से सफल नहीं हो पा रहा, उसमें परेशानियां पैदा हो रही हैं। कहता है कि कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहे और अध्ययन और अनुसंधान के लिए ठोस कार्य योजना बनाने में भी विफल रहने के कारण जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, समिति की जांच के दायरे में आ गया है। कि समिति जो है वो उसको जांच के दायरे में मानती है कि भाई इतने सारे कर्मचारी होने के बावजूद भी कार्य का सही तरीके से संचालन क्यों नहीं हो पा रहा, कार्यक्रम जो है सही तरीके से संचालित नहीं हो पाए, विफल रहे। तो इतने कर्मचारी हमने रखे उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं। तो जो संस्थान है जिसके कर्मचारी थे उन संस्थान को समिति के जांच के दायरे में लाया गया है, देखा गया। उनको कथन को सही तरीके से समझना जरूरी है, इसीलिए यहां पर कई चीजों को रिपीट कर करके आपके सामने बता रहा हूं मैं। एग्जाम में आपको रिपीट करने वाला कोई नहीं होगा, आपको ही इसको एक की जगह 2 बार पढ़ना है। तो इसको हमने ध्यान से समझ लिया कि कथन को जितना अच्छा दिमाग में समझ लोगे उतना ही अच्छा डिसीजन यहां पे दे सकते हो आप। कार्रवाई क्या होनी चाहिए जब इतने कर्मचारियों के द्वारा भी सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है? अगर एक व्यवहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्य को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब ये थोड़ी कुछ ज्यादा हिंदी नहीं हो गई तो मुझे लग रहा है शायद समझने में भी दिक्कत आती है कि यार ये क्या पढ़ लिया हमने। कई बार क्या होता है पढ़ लेते हैं ना अपन, तो ऐसा लगता है पढ़ क्या लिया हमने, तो दोबारा समझना पड़ेगा इसको। वो कहता है कि एक व्यवहारिक कार्य योजना, हो सकता है कि जो योजना थी वो व्यवहारिक नहीं थी। कई बार होता ना कि बनाते तो खूब है कि सुबह 4 बजे उठूंगा, उसके बाद में ये वाली किताब उठाऊंगा, उसके बाद में फिर वो वाली किताब भी कर लूंगा और फिर वो जो नोट्स थे वो भी कर लूंगा और फिर उसके बाद कोचिंग और जाऊंगा फिर मैं। तो योजना तो ऐसी ऐसी हम बना लेते हैं मगर वो योजना जो बनाई हुई होती है वो व्यवहारिक नहीं होती। यार जो है कह तो ये इतनी सारी चीजें रहा है, क्या ये वास्तव में हो जाएगी क्या? तो हो सकता है कि जो ये संस्थान है जिसमें कि सही तरीके से कार्य योजना नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि व्यवहारिक जो कार्य योजना है उनको कार्यान्वित करने के लिए हमें वापस संस्थान के व्यापक जो उद्देश्य हैं उनको परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल है, क्योंकि ये असफल रहे हैं तो दोबारा विचार करने की आवश्यकता है इनको कि जो भी कार्य की योजना है वो व्यवहारिक रहे कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो ये इसके अंदर जो बात है वो सही है। दूसरी बात, संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियमित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है। ये भी बात सही है कि हम उन कारणों का पता तो लगाएं जिनकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए, तो उन कारकों का पता लगाएं, क्योंकि कमियों को ढूंढेंगे कि भाई इस वजह से नहीं हो पाया, तभी तो आगे सही कार्य जो योजना होगी वो बना पाएंगे। तो सही कार्य योजना जो व्यवहारिक हो, केवल ये नहीं कि हमने सोच लिया ऐसा हो जाएगा और हमने उसको लिखित में कर दिया, व्यवहारिक हो और साथ ही साथ हमने जो काम किया जिसमें हम असफल रहे, तो जब असफल रहते हैं ना तो असफलता से भी कुछ सीखने को मिलता है। हम कारणों का पता लगाएं कि हम असफल क्यों रहे थे। तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की भी आवश्यकता है। किन कारणों की आवश्यकता है? जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है। तो बिल्कुल सही बात है, ऊपर जिस कारणों की वजह से असफल रहे तो उन पर तो दोबारा सोच विचार करने की आवश्यकता है। तो कार्रवाई इसके अंदर जो सेकंड है वो भी उचित है और जो फर्स्ट है वो भी उचित है। तो यहां पर जो आंसर हम इसके अंदर देंगे वो देंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए, ये आंसर देंगे। वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन हैं 2023-24 के पेपरों में रेलवे से पहले इतने ज्यादा नहीं देखे गए थे। एक तो आरएस का पेपर था जिसमें 4 क्वेश्चन थे और एक एसएससी सीजीएल मेंस वाला पेपर था जिसमें थे। बाकी ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत बड़ी संख्या में नहीं मिले थे, इसलिए पीवाईक्यू किताब में भी उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। मगर अब जो पीवाईक्यू किताब का अपडेशन 1-2 महीने बाद आएगा उसमें क्योंकि टेक्नीशियन के भी
और एएलपी के भी पेपर शामिल होंगे, और उनमें कथन कार्रवाई या कथन प्रभाव के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत अभ्यास कर पाएंगे हम। मगर किताब में तो आएंगे, जब आएंगे उससे पहले ही एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा उस अनुसार बोर्ड पे उसको हम डिस्कस करता जाएंगे। या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, तो मेरे पास लेके आओ, क्लास में उनको अपन डिस्कस करेंगे अपन, क्योंकि अब ये चैप्टर क्योंकि क्लास से निकल चुका है, तो अब ये चैप्टर टफ नहीं होना चाहिए। अब यदि इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आए, किसी भी दिन मैं आपका पेपर लूं 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, तो आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आपके 90% यानी 7 में से 6 क्वेश्चन कम से कम सही होने ही चाहिए। अब ये चैप्टर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। नहीं, कई बार स्टूडेंट एग्जाम में बैठने से पहले कई बार ऐसे तय कर लेता है, ये वाले चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं करूंगा मैं। वो स्थिति यहां पढ़ने के बाद कभी नहीं होनी चाहिए किसी भी चैप्टर के लिए, क्योंकि एक तो इस चैप्टर पे गौर करेंगे, एक स्टूडेंटों ने परेशानी बताई थी, एक्स के बराबर नंबर लिखा था, वाई के बराबर नंबर लिखा था, उन वाले क्वेश्चनों के लिए भी स्टूडेंटों ने कहा था कि उनको छोड़ना पड़ा था। एक उन क्वेश्चनों पे अपना विशेष टारगेट रहेगा कि डेली पेपर के अंदर उस तरह का एक क्वेश्चन तो डेली ही करना है हमें, कि जिस दिन वो चैप्टर पढ़ लिया अगले 2-4 दिन बाद में उसके बाद डेली का एक क्वेश्चन निकालेंगे अपन वो। और मुझे पता है कि डेली अगर उस तरह के क्वेश्चनों को बार बार देखा जाएगा तो लॉजिक फिर कॉमन होने लगेंगे, और जब लॉजिक कॉमन होने लगेंगे तो एग्जाम में जाकर के उस तरह के क्वेश्चन जो अभी अटपटे लगे थे वो उस समय पे नहीं लगेंगे फिर हमें। कथन कार्रवाई के तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने देख लिए, अब क्यों ना कथन तर्क के क्वेश्चन देख लें। कथन तर्क कि कोई बात लिखी है, उसके अंदर लॉजिक क्या है, तार्किक कौन सी बात है। तो यहां पे एक कथन दिया है कि सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका होगा हाँ। सैनिकों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, या फिर देश के संविधान के पक्ष में, देश के कोई साफ सफाई हो, कोई भी जो चीजें देश के लिए बेहतर हैं, अच्छी हैं, जो योजनाएं चालू हैं, उनके हमेशा पक्ष में रहना है। हो सकता है हम कई योजनाओं से सहमत नहीं भी होते हो मन में, मगर फिर भी यहां आपको सहमति दिखानी है। अगर कोई योजना देश के द्वारा चलाई जा रही है, जो सफाई अभियान देश के द्वारा चलाया जा रहा है, सैनिकों को कोई भत्ता दिया जाता है, किसानों को कोई छूट दी जाती है, इन सभी चीजों के हमेशा और हमेशा पक्ष में ही जवाब देना है आपको। या जो भी कानून सरकार के द्वारा चल रहा है अभी वर्तमान में, उसके भी हमेशा ही पक्ष में रहना है, क्योंकि हमें इसके पूरे के पूरे नंबर चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा मत विरोध होता है, किसी चीज के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया था अभी, तो उसमें विद्यार्थी नाम सुनते ही हम एक हो गए एकदम, मगर हमें उन सब चीजों से ऊपर उठ करके सोचना है हमें। अब जैसे यहां पर बात की गई कि सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए, तो इसके अंदर हाँ वाला तर्क सही है कि ये देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा, इसलिए जो है देना चाहिए। और नहीं वाली जो बात है ये गलत है कि यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है, ये गलत बात है यहाँ पर। तो इसके अंदर तर्क फर्स्ट सही है, आंसर इसके अंदर ठीक करेंगे फर्स्ट वाला इसमें अपन। आरएस 2023 के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदलना चाहिए? क्या इस तरह की कार्रवाई होते हुए आप देख रहे हो क्या सरकार के द्वारा? कि न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते हो कहीं पर कि हाँ जो है धीरे धीरे करके जोधपुर वाले ट्रैक को भी इलेक्ट्रिक कर दिया गया, उदयपुर वाले को भी इलेक्ट्रिक कर दिया गया, और राजस्थान के अंदर बहुत तेजी से जितने भी ट्रैक हैं, और राजस्थान ने पूरे भारत के अंदर इस मुहिम को हम विशेष रूप से देख रहे हैं कि डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक जो इंजन है उसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने सोच लिया और इसलिए ऐसा करना चालू कर दिया। बहुत बड़े स्तर पर उसका एनालिसिस हुआ होगा, और उन्होंने कुछ प्रॉफिट ऐसे देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा उनको लगा होगा कि हाँ प्रॉफिटेबल है, चाहे खर्चे को लेकर के हो, चाहे पर्यावरण को लेकर के हो, क्योंकि वहां पर जो है उसमें धुआं वगैरह निकलता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है कि पर किलोमीटर की जो कॉस्टिंग है वो वहां पर कम पड़ती हो। जो गाड़ियों के चलने की स्मूथनेस है वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज्यादा बेटर होती है। तो बहुत सारी चीजें होती होगी जिसको सोच करके उन्होंने ये किया होगा। हमारे लिए तो इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए केवल एक ही सोच काम करेगी कि क्या वर्तमान में इस तरह की दिशा की तरफ सरकार बढ़ रही है क्या? तो बिल्कुल हमने देखा है बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो फिर कारणों से हमें मतलब नहीं है, वो सोच विचार के अपने स्तर पे चल रहा होगा वो।
तो यहाँ पर बात यह है कि क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदलना चाहिए, तो हाँ के रूप में जवाब देंगे, क्योंकि ऐसा वर्तमान में चल रहा है। बहुत प्रदूषण होता है, ये एक इन्होंने कारण दिया है जो लॉजिकल है, तार्किक है। नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है, ये बात गलत है। आज युग है सोलर का। सोलर का युग होने की वजह से अब जो बिजली की समस्या आज से 5-7 साल पहले हम जो लोग देखते थे, आज वो समस्याएं उतनी नहीं है। आज गांव-गांव में बिजली पहुंची है, और शहर के अंदर आज से 5 साल पहले हम देखते थे कि कटौती हुआ करती थी सर्दियों के टाइम पे, कि 2 घंटे से 4 घंटे की कटौती। आजकल वो चीजें भी नहीं है, क्योंकि सोलर प्लेट के बाद में राजस्थान के अंदर ही हमने जैसलमेर जैसे जगह पे देखा है, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं जैसलमेर में या बाड़मेर के अंदर। यहाँ तक कि अब जो घरों के ऊपर जो रूफटॉप सोलर योजना आई है, उसके बाद में तो और अधिक जो है बिजली वाली जो समस्या होगी वो खत्म होने वाली है पूरी तरह से। तो अभी वर्तमान परिदृश्य से अगर हम इन चीजों को देखें तो ये तर्क बिल्कुल परफेक्ट बैठता है वाला। देखो क्या होता है कि एक होती है कि ट्रेनों को पहले बिजली देनी है, शहर को देनी है, तो वो ट्रेनों को देते हैं। जब कमी पड़ती है तो फिर शहरों को, और फिर हम देखते हैं कि लास्ट नंबर कहाँ का आता है, ग्रामीण का भी, क्योंकि ग्रामीण में ज्यादा कटौती होती है, शहरों में कम होती है। हाँ, 6-6 घंटे कट जाते हैं वहां। यहां पर क्या है, देखो ये इस तरीके से भी सोचा जाता है कि व्यवसायीकरण जो चीजें हैं वो शहरों में ज्यादा हैं, तो वो ये देखते हैं कि अगर व्यवसायीकरण है लोगों का, जिससे धंधा चल रहा है, तो उस जगह वो पहले लाइट देने की कोशिश होती है उनकी। हाँ, तो वो कृषि के लिए तो मेरे हिसाब से एक मिनिमम योजना है कि भाई इतनी घंटे बिजली तो देनी पड़ेगी वो, तो उसके लिए तो उन्होंने व्यवस्था की हुई है। हाँ देते हैं, तो वो व्यवस्था उन्होंने की हुई है उसके लिए तो। हाँ, लो एक और अगला क्वेश्चन देख लो, ये एनटीपीसी 2021 के पेपर में था। कथन था कि प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था भी आपने देखी होगी कि जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, मैनेजर टाइप के जो पोस्ट के लोग होते हैं, उन लोगों के स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी तबादले हो जाते हैं। उनको लगातार एक जगह पे काम नहीं करने दिया जाता है। लगातार मेरे हिसाब से 4 से 5 वर्ष केवल अधिकतम होता है कि वो एक जगह पर कार्य कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, फिर उनका तबादला कर दिया जाता है जो भी अधिकारी वर्ग के होते हैं उनके लिए। अब ये ऐसा सरकार के द्वारा किया तो जाता है, तो हमें भी इसके पक्ष में रहना है। हमने आगे अभी तर्क सुना नहीं, मगर हमने ये मन पहले ही बना लिया कि क्या इस तरह की चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है, तो चल रही है, तो इसमें हाँ वाला कौन सा है उसको सही कर दो। अब हाँ का तर्क क्या दिया इन्होंने, तर्क दिया कि हाँ ये जो अधिकारी होते हैं ये लोगों के साथ में मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। जब वो लंबे समय तक एक जगह पर रहते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों से मित्रवत हो जाते हैं, और जब मित्रवत हो जाते हैं तो जो हमारी जॉब है हो सकता है कि उसके अनुसार जैसा काम हमें करना चाहिए था, चाहे फिर उतना काम हम नहीं कर पाए ईमानदारी से। तो इसी पर्पस को लेकर के यहाँ पर कि वो लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, इसीलिए उनका तबादला किया जाता है। तो ये जो तर्क है ये ऊपर कथन से मैच होता है। और नहीं वाली बात कि बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है, तो अधिकारियों को तो मान लो घूस लेना पसंद आ जाएगा, तो फिर उसके लिए भी छूट दे दें क्या, तो नहीं। तो अधिकारियों को क्या पसंद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तर्क थोड़ा ना बनेगा यहाँ पर। तो ये तो इसके अंदर सेकंड नंबर तो गलत है और फर्स्ट नंबर इसके अंदर सही है। चौथे में लिखा हुआ ही है, ठीक है। एक और तर्क का क्वेश्चन, प्रश्न आया था कि क्या निरक्षरों को वोट डालने से वंचित करना चाहिए क्या। तो पहले तो वर्तमान व्यवस्था को देखो कि क्या निरक्षर के आधार पे वोट होना और नहीं होना तय होता है क्या, नहीं होता है। 18 वर्ष की उम्र से यदि ऊपर कोई भी भारतीय नागरिक है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है, तो निरक्षर या साक्षर उसकी लिस्ट में नहीं आता है। तो यहां पर वोट डालने से वंचित करने पर हमें नहीं करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता कि निरक्षर है तो उसको वोट डालने से और जो है वंचित कर दिया जाए, तो ये गलत बात होगी। तो यहां पर नहीं वाला तर्क सही होगा कि नहीं, ये उन लोगों का कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संविधान से ये अधिकार उनको मिला हुआ है।
तो इसमें जो हाँ वाला तर्क है वो गलत है कि हाँ उन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है, ये बात इसमें गलत है। सेकंड नंबर इसके अंदर सही होगा, जिसके लिए उत्तर यहां पर है ये वाला। केवल तर्क सेकंड पुष्ट है। अब एक क्वेश्चन आपके पास आते हैं कारण और प्रभाव वाले भी। ये भी लेंगे अभी इसके अंदर क्वेश्चन, मगर पहले एक बार ये वाले क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में वर्तमान में आपके आ रहे हैं कि कथन देने के बाद में उसमें ये ढूंढना है कि कौन सा तो कारण है और कौन सा प्रभाव है। कि मैंने एग्जाम पास कर लिया तो ये तो एक प्रभाव हुआ, रिजल्ट हुआ। मैंने एग्जाम क्यों पास किया उसके कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैं जलेबी खा के गया था, ये तो कारण नहीं है। मैंने जो है अच्छी मेहनत की वो उसका कारण हो सकता है। मैंने अच्छी किताबें पढ़ी ये कारण हो सकता है। मुझे अच्छी सलाह मिली वो उसका कारण हो सकता है। तो हमें यहां ये ढूंढना है कि कौन सी बात तो कारण है और कौन सा उसका जो है प्रभाव है। तो एक बात तो लिखिए कि शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी, और एक बात है कि सड़क पर हुए एक बड़े हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया था। तो ये तो बस तो लेट हो गई, और लेट किस लिए हुई, यानी कि एक तो इसमें कारण है और एक उसका प्रभाव है। अब इसमें यहां आंसर देंगे कि कथन जो सेकंड है वो तो कारण हो गया कि भाई जो एक हादसे की वजह से यातायात बाधित हुआ था ये तो कारण हो गया, और इस कारण से कथन फर्स्ट जो है इसका क्या हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। तो यहां पर इसके अंदर जो फर्स्ट आंसर है वो इसके अंदर सही होगा। ये वाला क्वेश्चन एलपी के एग्जाम में पूछा गया था कि यहां पर कारण लिखा है और ये प्रभाव लिखे हैं कि क्या इसके कारण इनमें से कोई सा प्रभाव सही है क्या। इस बार साफ लिख दिया उसने कारण, मगर ये क्लियर करना है कि प्रभाव कौन सा सही है। कल रात काटपाड़ी जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ जहां जीटी एक्सप्रेस की 7 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पटरी से उतरकर पटरी के पार जा गिरी। काटपाड़ी जंक्शन पर यह एक बड़ा रेल हादसा हुआ है जिससे एक ट्रेन की 7 बोगियां उतर गईं। अब अगर ऐसा हादसा इस जंक्शन पे हुआ है तो क्या यह प्रभाव पड़ा होगा कि अब ये जो काटपाड़ी जंक्शन है यहां से जो चेन्नई वाला मार्ग है इस पे कई ट्रेनें आज कई घंटों की देरी से चल रही है। तो ये बात सही है कि क्योंकि उस जंक्शन पर ऐसा हादसा हुआ है तो उस जंक्शन से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उन पर फर्क पड़ेगा कि लेट चलेगी, कुछ ना कुछ समस्या आएगी। तो ये जो इसके अंदर प्रभाव है ये राइट है। दूसरा प्रभाव, बेंगलुरु में रेलवे टिकट बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतारें देखी गई, ये गलत है। ये उसका प्रभाव नहीं है। उस जंक्शन पे ऐसा हुआ था, उसका प्रभाव बेंगलुरु पे या और जंक्शन पे लंबी कतारों के रूप में देखा जाना वो उचित नहीं है। प्रभाव थर्ड, रेलवे ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला कर दिया। क्या इस वजह से किया क्या फैसला? तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि कई बार होता यही है कि कथन में मुद्दा तो क्या था और कथन में जो नीचे चीजें लिखी हैं वो उस मुद्दे से भटक जाती हैं। कि ऊपर तो बात आ रही थी कि गेहूं की कमी है और नीचे आपूर्ति तेल की बताई जा रही है। ऊपर बताया जा रहा है कि संगीत मानसिक शांति के लिए अच्छा है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि अरिजीत सिंह की आवाज अच्छी है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि कथन निष्कर्ष या कथनों के जो चैप्टर होते हैं ना इनके अंदर 40% क्वेश्चन कम से कम एग्जाम के हमने ऐसे देखे हैं जिनमें कथन में जो लिखी गई बात थी उससे जो निष्कर्ष में, धारणा में, प्रभाव में जो बात होती है वो या तो कभी कभार मिलती जुलती लिख देता है या फिर कई बार तो वो बिल्कुल ही कथन का जो मुद्दा था उससे भटक करके बात लिखी होती है उसके अंदर। तो उन चीजों का हम ध्यान रखें वहां पर। इसके बाद में एक एसएससी के मेंस पेपर में भी कथन प्रभाव का क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन अच्छा खासा है। होता है ना कि कई क्वेश्चन होते हैं कि 2 बार पढ़ने पड़ते हैं, 3 बार पढ़ने पड़ते हैं, तब भी गलती हो सकती है हमसे। यहां पर भी लिखा है कि ये जो 2 चीजें हैं उनमें जो है स्वतंत्र कारणों के प्रभाव भी हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि यहां पे उसका कारण लिखा ही हो। वो कह रहा है कि ये जो यहां पे चीज लिखी है ये हो सकता है कि किसी अन्य कारणों के प्रभाव हो।
या हो सकता है कि दूसरे कथन का ये प्रभाव हो सकता है, एक कथन दूसरे का प्रभाव हो सकता है। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं कि क्या भाई कोई कारण है, दूसरा उसका प्रभाव है, या दोनों ही प्रभाव हैं और इनके कारण कोई स्वतंत्र ही हैं जो यहां लिखे हुए ही नहीं है। तो पहली चीज पढ़ते हैं, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसी कई बार हमने ऐसी चीजें सुनी है, कोरोना काल में भी सुनी थी, जब मंदी 2008 की आई थी तब भी सुनी थी कि कंपनियां जब घाटे में आती हैं तो वो अपने कर्मचारियों की छटनी कर देती है। तो इसको थोड़ा सा उस नजरिए के साथ सोचा जाए प्रश्न को, कि कोई कंपनी थी, उस कंपनी पी ने 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, कंपनी डूब रही थी, ये इसका कारण हो गया। अगर कारण ऐसा लिखा होगा तो हम इसको प्रभाव ले लेंगे, उसको कारण ले लेंगे। अब देखते हैं क्या लिखा है इसने, कारण लिखा कि नहीं लिखा। फिर दूसरी चीज, पिछले 2 वर्षों में ये जो कंपनी पी है जिसने 22% कर्मचारियों को निकाला था, इसी कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को भी बेच दिया है। एक कंपनी है जिसने अपनी संपत्तियों को भी बेच दिया और अपने कर्मचारियों की भी छटनी की। दोनों ही प्रभाव हैं, ये है इसका सही आंसर। वैसे देखो यहां कारण नहीं है, यहां हम ये कहें कि भाई 22% कर्मचारियों को इस वजह से निकाला गया था कि उन्होंने अपनी संपत्तियां बेची। संपत्तियां जो बेची जाती है उससे भी घाटे से उबरने की कोशिश होती है, और कर्मचारियों की जो छटनी की गई उसका भी उद्देश्य होता है घाटे से उबरना। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से ये हुआ। यहां पे दोनों ही जो चीजें हैं ना वो प्रभाव हैं, और इनके स्वतंत्र कारण होंगे। स्वतंत्र कारण काफी हो सकते हैं, जिसमें से एक आपने कहा कि जो कंपनी है वो नुकसान में जारी होगी। कंपनी जिस उत्पाद पे काम कर रही है हो सकता है वो प्रचलन में ना हो। ये हो सकता है कि देश की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, वो उन कंपनियों को सपोर्ट नहीं कर रही हो। भाई कारण बहुत सारे होते हैं, उन पर अपन नहीं जा रहे, मगर हाँ हम चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कई ऐसी कंपनियों में देखा है, जैसे लास्ट मुझे वोडाफोन आइडिया का ध्यान आता है कि इसने अपनी कई संपत्तियों को बेचा था, शेयर जो थे वो सरकार के पास गिरवी रखे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने जो ऑफिसेस थे उनको भी मर्ज किया था, बंद किया था, कर्मचारियों की छटनी भी की थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की थी? घाटे से उबरने के लिए, कि लगातार कंपनी के पास में ग्राहक कम हो रहे थे, खर्चे निकल नहीं पा रहे थे, तो ये दोनों प्रयास उनको करने पड़े। मगर ये दोनों ही प्रभाव हैं कंपनी के लगातार हो रहे नुकसान से बचने के लिए। अब ये दोनों कारण तो कोई है नहीं आपस में, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न के अंदर किसी प्रभाव का कारण ही दिया हो। ये ऐसा प्रश्न था जिसके अंदर कारण नहीं है, दोनों प्रभाव हैं और किसी स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं ये। अब वो कारण क्या थे जिस वजह से कंपनी को ये कदम उठाने पड़े, इसका जिक्र यहां पर नहीं दिया उसने। अब यहां पर अगर ये प्रभाव है तो जिसमें सेकंड को कारण या फर्स्ट को कारण बताया गया, ये आंसर नहीं होंगे, क्योंकि कारण तो यहां पे है ही नहीं। कर्मचारियों को निकाला गया, ये भी एक कंपनी का प्रभाव है, और कंपनी ने अपनी संपत्तियां बेची, वो भी प्रभाव है। तो यहां पर जिसमें भी कारण लिखा है वो सारे गलत हैं। इसका जो सही उत्तर एसएससी ने दिया है और जो सही है भी वो है ये वाला। फर्स्ट और सेकंड ये जो दोनों चीजें लिखी हैं, दोनों एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हैं। उभयनिष्ठ कारण यानी कोई भी कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये कंपनी पर प्रभाव पड़ा कि उसने अपनी संपत्तियों को ही बेचा और अपने 22% जो कर्मचारी थे उनको भी नौकरी से निकाल दिया। तो ये इस तरीके से कारण और प्रभाव वाले जो क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में हमें रेगुलर तो नहीं मगर कभी कभी देखने को मिलते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर इसमें और थोड़ा सा कोई क्वेश्चन पे अपन आगे जाएं तो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिसके अपन बात करते हैं ना कि जिसको क्लास में जो है अपन ने डिस्कस किया तो जल्दी से आंसर आप बता ही नहीं पाओ, और बताओगे तो क्लास में कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि फर्स्ट है, कुछ कहेंगे सेकंड है, कुछ है कि थर्ड है। ये उन चुनिंदा क्वेश्चंस में से है जो क्लास के कराए गए 20-25 क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो विवादास्पद हैं या फिर जिनके आंसर जो हैं उस पर हम एकमत नहीं हो पाते हैं। यहां सेम वैसे ही पिछले की तरह क्वेश्चन है कि क्या इनमें से कोई कारण है या दोनों प्रभाव है, इन चीजों पर हमें बात करनी है। इस बार बात की गई राज्य एम की, पिछली बार भी बात की गई कंपनी पी की। पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है।
कि जो कृषि का उत्पादन है उसके अंदर किसी राज्य विशेष के अंदर पिछले 3 वर्षों में गिरावट देखी गई। अब गिरावट देखी गई तो ये एक तरीके से रिजल्ट है, तो कारण थोड़ा ना होगा। गिरावट का कारण कई हो सकते हैं कि भाई कीट लग गए हों, कीड़े लग जाते हैं फसलों में, या फिर जो है बरसात प्रॉपर नहीं हो पाई हो, ऐसे कारण होते हैं। मगर ये तो परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य एम में कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी बात पे आते हैं, पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में जबकि वृद्धि हुई है। अगर कमी हुई होती तो ये कारण बन जाता, मगर अब ये कारण नहीं बनेगा। और ये कारण बन जाता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही हो जाता फिर तो, कि सर ये कारण है, मगर यहां उल्टा हो रहा है। वहां राज्य एम के अंदर कृषि में गिरावट दर्ज हुई है और यहां पर ये कहता है कि 6% की औसत वर्षा में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। यानी कि ये दोनों चीजें आपस में कारण या परिणाम तो नहीं है ये। अब कारण परिणाम नहीं है अगर, तो जिसने भी अगर सेकंड को कारण कहा हो फर्स्ट के लिए तो उसको तो गलत कर देना। और ऐसे ऑप्शन पे जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों कारण है क्या? कारण नहीं है, ये तो प्रभाव है। तो कारण कैसे कहते हैं इसको अपन? फर्स्ट कारण है और इसका संभावित प्रभाव है। फर्स्ट कारण है, फर्स्ट तो कारण है ही नहीं। तीसरे और चौथे में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है और सेकंड कारण है और फर्स्ट इसका संभावित प्रभाव है। अब दोनों में से बताओ क्या लगाओगे? तो तीसरा इसका राइट आंसर था, वही लगाया गया था एसएससी के द्वारा कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव पड़े हैं, आपस में एक दूसरे के कारण और प्रभाव नहीं है, दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। ये इसका आंसर होगा। कथन में एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, मेरे हिसाब से एक रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया था, अगर इसमें होगा वो क्वेश्चन, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन तो बहुत सारे ले लिए हमने। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपके बुकलेट में भी होगा, ये वाला क्वेश्चन 2022 रेलवे ग्रुप डी के पेपर में था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने स्टूडेंटों को देखा है कि जब मैंने इसको किसी पेपर में डाल के दिया था तो सबके अलग अलग आंसर आ रहे थे। इस पर आप लोगों की सहमति बन पाती है या अलग अलग आंसर आते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। रेस्टोरेंट कोई एक्स है, उस रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे हैं। कि कोई रेस्टोरेंट की हमने रिपोर्ट देखी जिसमें यह पता लगा कि उसने बर्गर की तुलना में जो पिज्जा है वो अधिक बेचे हैं। अगर पिज्जा अगर अधिक बेचे जा रहे हैं बर्गर की तुलना में, तो अब इस कथन का क्या निष्कर्ष सही है? पिज्जा बर्गर से बेहतर होते हैं या रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्जा जो है खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रिय प्रतीत होते हैं? तो दूसरा इसका राइट आंसर दिया था। और अगर आप एकमत होकर के ये आंसर लगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंसर इसका रेलवे ग्रुप डी में यही था कि जो रेस्टोरेंट एक्स है उसमें अधिक लोकप्रिय प्रतीत होते हैं पिज्जा। और अधिक लोकप्रिय प्रतीत तभी होते हैं यदि मान लीजिए अगर किसी रेस्टोरेंट पर हम जा रहे हैं या किसी दुकान पे जा रहे हैं और वहां पे यदि किसी चीज के बारे में हमको ये पता लगे कि यहां पर कचौरियां सबसे ज्यादा बेची जाती हैं, यहां पर जो है लड्डू यहां पर बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं, तो शायद आप भी यही कहोगे कि जो लड्डू है वो यहाँ के अधिक लोकप्रिय प्रतीत होते हैं। यही होता है ना कि अगर कोई चीज किसी दुकानदार के पास ज्यादा खपत हो रही है तो हमारे भी दिमाग में यही आएगा कि इसका मतलब शायद यहाँ की लोकप्रिय प्रतीत होती है ना। चेक तो करना बनता ही है, अपने भी दिमाग में यही सोच आती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेकंड नंबर है वो इसके अंदर सही होगा। चलो तो आज तो इतना ही करते हैं, बाकी फिर अपन कल की क्लास में देखेंगे अपन।